गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो टेस्ट फ्राइडे को है उसमें यही चैप्टर आएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स सब कुछ करना है। कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इट एनकाउंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, और उसको एक वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, तो इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ए सर्कल इन एक्स जेड प्लेन, ए सर्कल इन वाई जेड प्लेन, ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा सर्कल। लेकिन कौन से प्लेन में? अब वाई डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वाई ऑप्शन वाला तो कोई भी सही आएगा नहीं। तो इसका आंसर आएगा आपका एक्स जेड प्लेन। जेड प्लेन और एक्स के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल क्या करने लग जाएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन। तो इसका आंसर होगा आपका बी, दैट मीन्स ए सर्कल इन एक्स जेड प्लेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एन alpha particle is accelerated through a potential difference of 10⁻⁶ volt. Its kinetic energy will be, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली आपको वर्क डन बताना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल की, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2e। वोल्ट की वैल्यू है 10⁻⁶। अगर आप E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करते हैं तो ये जो आपकी एनर्जी है वो SI में हो जाएगी, यानी जूल में। लेकिन अब इन केसेस के लिए आपके पास एक अलग यूनिट बनाई हुई है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को हम E से डिनोट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से, तो ये एक नई यूनिट बन जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी टर्म में आपको आंसर पूछा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 2E की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, 10⁻⁶ मतलब मेगा, और E और V एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक नई यूनिट की टर्म में, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। तो इस टर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा बच्चों आपके पास? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन की अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा जूल में। तो जिस भी टर्म में आपसे पूछा हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में, आपको उसी तरीके से आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE, बट Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? E, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात हो रही है। और एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ही फोर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहा है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो मतलब हमें इन दोनों को क्या राइट कर देना है? इक्वल। और जैसे ही हम इन दोनों को इक्वल राइट करेंगे तो ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? E/m। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड u। वो कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, ये आपको पता है। इसकी रेडियस होती है r, और इसकी किस कांस्टेंट स्पीड से ये मोशन कर रहा है? दैट इज u। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, अब आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपने, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2πm/qb। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना ही कहीं r आ रहा है, ना ही कहीं u, मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड u। ये दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ देयर मोशन। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और वो भी कैसे? परपेंडिकुलर। द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पास डिस्क्राइब्ड बाय, आपको रेशो फाइंड आउट करनी है रेडियाई की, यानी Rp/r अल्फा। तो R का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? mv/qb। बट अगर आप प्रोटॉन और अल्फा दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों?
V और B तो सेम, ये दोनों कैंसिल, ये M जो है ऊपर वाला ये हो जाएगा MP, ये और ये भी हो जाएगा QP, और ये हो जाएगा M अल्फ़ा और ये हो जाएगा Q अल्फ़ा। मीन्स जिसके टर्म में पूछ रहा है उसकी टर्म में हमने मास को क्या कर दिया, चेंज। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेडियस की रेशो का, MP Q अल्फ़ा अपॉन M अल्फ़ा इंटू QP, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फ़ा का रेशो। अब आप वैल्यू पुट करोगे। अब आपको पता है प्रोटॉन जो है और अल्फ़ा जो है उनका मास कैसा होता है, अल्फ़ा का मास जो होता है वो प्रोटॉन से कितना होता है, 4 टाइम्स, और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो डबल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों एक ही बात है, दोनों पे सेम चार्ज। ई से ई कैंसिल, MP से MP, 2 से 4 कितने पे कैंसिल, 2, यानी क्या बच जाएगा 1/2, यानी इसकी रेशो आपके पास कितनी आ जाएगी 1:2। तो ये आपके पास सही आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किसी में वेलोसिटी सेम कर देते हैं, किसी में मोमेंटम सेम कर देते हैं, तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 35th, a closed PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic forces on the segments PS, SR, RQ are F1, F2 and F3, अब यहाँ दिख नहीं रहा है ये, लेकिन मैं दोबारा बना देती हूँ। वो इस साइड पे एक फोर्स लग रहा है F1, इस साइड पे फोर्स लग रहा है F3 और इस साइड पे एक फोर्स लग रहा है F2, और वो पूछ रहा है आर इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड अलोंग द डायरेक्शन शोन द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP, इस सेगमेंट पे ऊपर वाले पे QP पे कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो दोनों सेम लाइन पे है, बस एक दूसरे से अपोजिट है, तो इनको एक सिंगल लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम F1 को भी इधर ले आए तो अपोजिट डायरेक्शन कर दी, तो अब F1 के आगे कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस, वैल्यू तो वही रहेगी, सेम लाइन पे थे ये दोनों फोर्स, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो माइनस साइन। तो अपने पास यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस लाइन के लिए, F3 माइनस F1, तो एक सिंगल लाइन में हो गया, और F2 इसके परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा लॉ लगा देंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा यहाँ पर ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा a² प्लस b²। a आपके पास आया है F3 माइनस F1 और b आपके पास है F2, नीचे वाला ये F2 था और ये वाला पूरा क्या था, इसको अगर हम ये मान ले तो F3 माइनस F1। तो आपके पास C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक और है। ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट I1 इज सिचुएटेड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये एक लूप है, इसको हमने एक स्ट्रेट वायर के पास रखा हुआ है, कैरिंग ए स्टेडी करंट I2, इसमें स्टेडी करंट I2 है और इस लूप में कौन सा करंट है I1। द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द लूप, और ये जो वायर है इस लूप के एक साइड के पैरेलल है, एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर। देन द करंट लूप विल, तो इस लूप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, रोटेट करने लग जाएगा, मूव टुवर्ड्स द वायर, ये लूप मूव करेगा टुवर्ड्स द वायर, मूव अवे फ्रॉम द वायर और रिमेन स्टेशनरी। तो इसका आंसर होगा आपके पास मूव टुवर्ड्स द वायर, क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखते हो तो इन दोनों में करंट कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो मीन्स ये लूप इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये भी, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ हमें पूछा हुआ है कि करंट लूप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ohm resistance has 25 divisions. A current of 4 into 10 raised to power minus 4 ampere gives a deflection of 1 division. To convert this galvanometer into a voltmeter having a range of 25 volt, it should be connected with a resistance of, तो देख रहे हो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है, करंट गिवन है और वोल्टमीटर की रेंज मैक्सिमम कितनी गिवन है, 25। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है वोल्टमीटर का केस गिवन है, तो वोल्टमीटर का नेट पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, I इंटू नेट
रेजिस्टेंस दैट मीन्स जी अपॉन आर, और ये वही करंट है जो गैल्वेनोमीटर में पास हो रहा है। तो अगर यहाँ से आप आर को अलग करना चाहो तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई जी माइनस जी। फिर आप वैल्यू पुट कर दोगे, v की जगह 25, आई जी है आपके पास 4 × 10⁻⁻⁴, बट एक बार की डिफ्लेक्शन के लिए है, लेकिन कितनी डिवीजन है उसकी 25, तो 25 से हम इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और -50, जी की वैल्यू कितनी है 50। तो इसको एक बार मैं राइट कर लेती हूँ, v कितना है 25 रेंज, i कितना है 4 × 10⁻⁻⁵, इंटू क्या करेंगे हम 25 और -50। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपके पास आंसर आएगा 2450 ओम। 25 इसकी एक डिवीजन के लिए इतनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ऑफ वन डिवीजन, देख रहे हो ना आप, स्टेटमेंट ध्यान से देखना, और टोटल 25 है, इसीलिए हमने इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर आएगा 2450 ओम एज ए शंट, दैट मीन्स बी। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Okay students, that is it for today.